Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, a warm welcome again to all of you in another chapter of botany, and that is the genetics. Genetics एक बहुत important and बहुत interesting chapter है. अगर हम नीट एग्जाम की बात करें तो इस चैप्टर से यूजुअली 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे इन मोर देन 20 लेक्चर्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बेटे. द चैप्टर इज जेनेटिक्स. चलिए पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स की टर्म जो है ये कहां से आए. जेनेटिक्स की जो टर्म है ये दी है विलियम बेटसन साइंटिस्ट ने, यानी टर्म जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इसको कॉइन किया है साइंटिस्ट विलियम बेटसन ने. विलियम बेटसन, ओके, उसने टर्म को कॉइन किया इन 1905. ऑलराइट, he coined this term genetics from the Greek word genesis. ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड genesis, right? जेनेसिस एक ग्रीक वर्ड है, जी के ग्रीक के लिए, एंड इसका मतलब है ओरिजिन. सर यहां से क्या समझ आ रहा है? यहां से ये बात समझ आ रही है बेटे कि जेनेटिक्स में आप देखते हैं अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई भी फीचर है तो उस फीचर का या फीचर्स का ओरिजिन क्या है, कैसे वो आते हैं, कहां से आए, कैसे डेवलप हो रहे हैं. तो जेनेटिक्स में ये सारा कुछ डिस्कस किया जाता है. ओके, चलिए ये इसकी वर्ड मीनिंग है, लेकिन जेनेटिक्स की डेफिनेशन पे आते हैं. जेनेटिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है विच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन. यानी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम डील करते हैं किसके साथ? विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन. वो जेनेटिक्स डील्स विद heredity and variation. All right, it is that science, that biological science which deals with heredity and variation. Okay बेटे, अब हम बात करते हैं ये हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है. अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम parents to offspring, या ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. कोई हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन. ऑलराइट, आइए वेरिएशन की बात करते हैं. वेरिएशन का मतलब क्या है? जब हम बात करते हैं बेटे, जो प्रोची होती है, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो डिफर करते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स. वो एक दूसरे से भी डिफर करते हैं और वो डिफर करते हैं ऑल्सो फ्रॉम द पेरेंट्स. तो द डिग्री ऑफ डिफरेंस फाउंड इन द प्रोची एज दैट ऑफ पेरेंट्स, उन डिफरेंसेस को हम बताते हैं वेरिएशन. वो वेरिएशन का मतलब है डिग्री by which progeny यानी offsprings differ from parents. Alright, इसको हम वेरिएशन बताते हैं. सिंपली वेरिएशन के लिए आप याद रखेंगे वेरिएशंस या वेरिएशन जो है ये डिफरेंसेस विच आर फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज एंड इवन इन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट. उन सेम पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स में या मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज में जो डिफरेंसेस होते हैं उन डिफरेंसेस को हम नाम देते हैं वेरिएशन. ऑलराइट, तो दैट साइंस दैट विल डील विद हेरिडिटी कि कैसे कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, और उसके बाद कि वो जो ऑफस्प्रिंग्स है उनमें वेरिएशंस है, डिफरेंसेस है, वो कैसे आए, तो वो साइंस कहलाएगा द साइंस ऑफ जेनेटिक्स. ओके, मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आपको जेनेटिक्स की दूं. एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन
देखिए जेनेटिक्स जो है इट इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद, मैं 3 एंगल से बात करूं, विच डील्स विद हाउ ट्रेट्स या कहिए करेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम one to next generation. ओके, पहली बात। दूसरी बात, हाउ जीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड, हाउ जीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड expressed. दूसरी बात। और तीसरी बात बेटे, दैट्स हियर, हाउ जीन्स बिहेव एंड इवॉल्व over a period of time. In populations. Okay? अब ध्यान दीजिए बेटा, ये डेफिनेशन जो है ये एक्चुअली 3 नहीं है, ये एक ही है। जेनेटिक्स is that science which deals with how traits are transferred from one to next generation, how genes are organized and expressed, and how genes behave and evolve over a period of time in populations. This comprehensive definition is from a foreign book, The Science of Genetics book का नाम है, and इसका ऑथर चार्ल्स एथरले है। जेनेटिक्स की इस डेफिनेशन से 3 फील्ड्स ऑफ जेनेटिक्स हमारे सामने क्लियर होते हैं। दिस फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, जहां पे आप ये देखें कि हाउ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन, इस वाले फील्ड ऑफ जेनेटिक्स को हम नाम देते हैं ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। व्हाट्स इट कॉल्ड? ट्रांसमिशन, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेंडेलियन जेनेटिक्स। ओके, Mendelian genetics, right? ये दूसरा जो पार्ट इस डेफिनेशन का है, ये बताता है जीन क्या होता है, फिर जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, यानी वो कैसे अपना प्रोडक्ट बनाता है, और उस प्रोडक्ट की बुनियाद पे कोई फीचर आएगा एक ऑर्गेनिज्म में। तो जीन क्या है, जीन कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा यानी प्रोडक्ट बनाएगा, फिर ऑर्गेनिज्म में कोई फीचर आएगा। तो जहां ये आप डिस्कस करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, राइट? और फिर तीसरा पार्ट जो इसका है, ये डील करता है कि जीन जो है इसमें चेंज आती है, और बेटर जीन सर्वाइव करेगा पॉपुलेशन में और उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर जीन में चेंज आई और वो बैड जीन बन गया तो उसको एलिमिनेट किया जाएगा। तो जीन्स में चेंज आती है, जीन इवॉल्व होता है और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो इसके साथ जो जेनेटिक्स डील करेगी उसको हम बताते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ओके, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। बच्चे ये वाला पार्ट आपके ज़ूलॉजी में है और इन दो को डिस्कस हम करेंगे बॉटनी में। ओके, अब इन तीनों फील्ड्स पे अगर आप नजर दौड़ाएं तो हम जहां भी बात करते हैं वहां बात हो रही है जीन की। देखिए बेटे, कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, लेकिन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है जीन, यानी कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। और फिर जीन है क्या, जीन अपने आप को जाहिर कैसे करता है, कैसे प्रोडक्ट बनाता है, और उसके बाद जीन्स कैसे बिहेव करते हैं। तो हर फील्ड ऑफ जेनेटिक्स में बात चल रही है जीन की। इसलिए सिंपल टर्म्स में अगर हम डिफाइन जेनेटिक्स को करेंगे, जेनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद जीन्स।
genetics deals with the study of genes, with the study of genes. तो जब भी आप जीन्स के बारे में स्टडी करेंगे तो एक्चुअली यू आर स्टडीइंग द फील्ड दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक्स. ओके, अब जेनेटिक्स में अगर जो लोग पहले भी आए, लेकिन जो डोमिनेंट फिगर, जो न्यूक्लियस ऑफ जेनेटिक्स है, जो सेंटर पॉइंट ऑफ जेनेटिक्स है, वो है द पर्सनालिटी ऑफ ग्रीगर जॉन मेंडल, एंड ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट रियल जेनेटिसिस्ट. आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट जेनेटिसिस्ट कौन है, ये मेंडल है, और मेंडल को ही खिताब मिला फादर ऑफ जेनेटिक्स आल्सो. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फादर ऑफ जेनेटिक्स. चलिए यहां से हम देखते हैं बेटे फादर ऑफ जेनेटिक्स. कौन है? शाबाश, ग्रीगर जॉन मेंडल. ग्रीगर जॉन मेंडल, राइट, इज फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स आपसे पूछा जाएगा. फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. मॉडर्न जेनेटिक्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसका नाम. ये है विलियम बेट्सन. शाबाश, कौन? विलियम, जिसने टर्म जेनेटिक्स की दी, विलियम बेट्सन. ऑलराइट. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए गए, खासकर ये एक्सपेरिमेंट्स एक साइंटिस्ट ने किए जिसका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन. तो मैं लिख रहा हूं बेटे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये है थॉमस हंट मॉर्गन. TH मॉर्गन इसको लिखेंगे हम, TH, थॉमस हंट मॉर्गन. और इसने जिस ऑर्गेनिज्म पे काम किया वो है फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जोलॉजिकल नेम है इसका. तो इसने जिस पे काम किया वो है ड्रोसोफिला. ओके. फादर ऑफ म्यूटेशनल जेनेटिक्स. फादर ऑफ म्यूटेशनल जेनेटिक्स. ये है ह्यूगो डिवारीज, वेल नोन फिगर. ह्यूगो डिवारीज. ओके. आपको पूछा जाएगा फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, यानी इंसानों में जेनेटिक डिफेक्ट्स पहले किसने स्टडी किए? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटे फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स. इसका नाम है साइंटिस्ट का बेटे आर्किबाल्ड गैरॉड. ओके. ये साइंटिस्ट जो है आर्किबाल्ड गैरॉड, इसने पहले इंसानों में जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को स्टडी किया. इधर मैं लिख रहा हूं, he first studied the genetic metabolic disorder in man. Studied first genetic metabolic disorder in man. ओके. और उस डिसऑर्डर का नाम है एल्कैप्टोन्यूरिया. और commonly it is called black urine disease. Alright. इसकी एक फेमस बुक है साइंटिस्ट की है, वो आप बुक याद रखेंगे, दैट इज इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. इनबॉर्न एरर्स
ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके, इस बुक का मेन कॉन्सेप्ट जो है, मेन कॉन्सेप्ट वो ये है कि एक जीन में अगर म्यूटेशन आती है, चेंज आती है, यानी वन म्यूटेंट जीन दैट लीड्स टू मेटाबॉलिक ब्लॉक, वो मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करता है। देखिए मैं समझाऊं, अगर कान में प्रॉब्लम आई, पानी कान में गया और कान में कोई प्रॉब्लम आई, लेकिन ये प्रॉब्लम जीन में नहीं है। ओके, लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो जीन में होती है और वो प्रॉब्लम इंसान में जाहिर होती है उसके मेटाबॉलिज्म में। मिसाल के तौर पे अगर ग्लाइकोलाइसिस को देखें, उसमें 10 एंजाइम्स होते हैं और ये 10 एंजाइम जीन्स बनाते हैं। मान लीजिए एक जीन में चेंज आई, ओके, और उसने जो अपना प्रोडक्ट बनाया एंजाइम वो डिफेक्टिव है, तो सारा ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है कि अगर जीन में प्रॉब्लम है, और जीन्स कहां से आते हैं? पेरेंट से, तो ये प्रॉब्लम इनहेरेंट है, इनबॉर्न है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है, बिकॉज द प्रॉब्लम रिजाइड्स इन द जीन। तो दैट जीन की प्रॉब्लम लीड्स टू मेटाबॉलिज्म ब्लॉक का ब्लॉक होना, वो लीड करता है। ओके, वो वन म्यूटेंट जीन लीड्स टू मेटाबॉलिक ब्लॉक, एंड मेटाबॉलिक ब्लॉक, वो मेटाबॉलिक ब्लॉक करता है, किसी भी पाथवे को ब्लॉक कर सकता है जिसका रेस्पेक्टिव जीन होगा। तो इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म में क्यों होता है? बिकॉज जीन जो है वो म्यूटेंट होता है, वो डिफेक्टिव हो जाता है। ओके, तो इसीलिए पहले जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो इंसानों के अंदर है, जो जीन में प्रॉब्लम और फिर वो मेटाबॉलिज्म में दिख रही है, क्या that genetic metabolic disorder was studied by this fellow Archibald Carrot, and that disorder was alkaptonuria। वो क्या है? alkapto, इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ओके, तो ये मैंने बात की जेनेटिक्स की डेफिनेशन की, और जेनेटिक्स में कुछ डोमिनेंट पर्सनालिटीज जो है उनकी बात की। चलिए अब हम बात करते हैं इससे आगे अबाउट द हेरिडिटी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ बेटे अबाउट हेरिडिटी। अब हम बात करते हैं कुछ अबाउट हेरिडिटी और उसके बाद हम वेरिएशन को लेंगे। हेरिडिटी है क्या? सर, इट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन या फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स from parents to offsprings, parents to offsprings, इसको हम हेरिडिटी बताते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एलिफेंट है, वी हैव एलिफेंट। बताइए बेटे, ये एलिफेंट जो जन्म देता है, क्या ये बेबी एलिफेंट नहीं को जन्म नहीं देता है? It gives birth to baby elephant. Alright? Likewise, मेरे पास मैंगो सीड है। I have मैंगो सीड. Okay? इस मैंगो सीड से मैंगो प्लांट ही बनता है। It gives rise to मैंगो प्लांट। Okay? मुझे बताओ, इसने कोई नया ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं बनाया? किसी नए ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अपने से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्यों नहीं जन्म दिया? और मैंगो जो है वो भी अपने सीड से नए मैंगो प्लांट्स ही क्यों बनाता है? सर, बिकॉज लाइक बिगेट्स लाइक। ओके, इन्होंने कोई चीज ट्रांसफर की है, इन्होंने कोई चीज ट्रांसफर की है, उस सीड में मैंगो प्लांट ने कोई चीज ट्रांसफर की है जिसकी वजह से नया मैंगो प्लांट ही बनता है, राइस प्लांट नहीं बनता है मैंगो के सीड्स। वो दैट मीन्स कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं और उन कैरेक्टर्स पे मैसेज होती है कि नया ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो हमारे ही टाइप का बनेगा। तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स इज हेरिडिटी, लेकिन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, प्रोसेस of transfer of characters, transfer of characters, so this process is called inheritance,
is called inheritance. The process of transfer of characters is inheritance, and simply transfer of characters, that is called heredity. Heredity is characters का नई जनरेशन में जाना, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू, एक अमल के थ्रू वो जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटे इनहेरिटेंस. ओके, इसके बाद जब जेनेटिक्स की बात करते हैं, मैंने पहले ही कहा कि इसका न्यूक्लियस, इसका सेंटर पॉइंट मेंडल माना जाता है. मेंडल से पहले भी लोग थे जिनका कॉन्सेप्ट था कि कैरेक्टर्स कैसे पास ऑन होते हैं. ओके, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट वो रखते थे कि कैसे कैरेक्टर्स पास ऑन. और फिर मेंडल आया, मेंडल ने भी अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, और मेंडल के बाद लोग और आए जिन्होंने कुछ और नई डिस्कवरीज की. तो जेनेटिक्स को हम 3 इरास में डिवाइड करते हैं, 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं. जो पहला फेज जेनेटिक्स का, दैट्स कॉल्ड प्री मेंडलियन, बिकॉज मेंडल न्यूक्लियस है, इट इज प्री मेंडलियन जेनेटिक्स. और फिर आती है मेंडलियन जेनेटिक्स. ओके, और मेंडल के बाद की जेनेटिक्स, दैट इज द पोस्ट मेंडलियन जेनेटिक्स. तो प्री मेंडलियन जेनेटिक्स में भी लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे अबाउट द हेरिडिटी, एंड उन कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या प्री मेंडलियन थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी. ओके, तो हम इन थ्योरीज को देखेंगे. Theories of blending inheritance, या इनको दूसरा नाम देंगे प्री मेंडलियन theories of heredity. राइट, अब देखिए यहां एक इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे, एंड दैट इज द ब्लेंडिंग. इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन थोड़ा करूं. ब्लेंडिंग का मतलब ये है, अगर हमारे पास ब्लू इंक ड्रॉप है और ब्लैक इंक ड्रॉप है, इनको मैं मिक्स करूं तो नया कलर अब वजूद में आएगा. लेकिन अगर पुराने कलर्स आपको वापस नहीं मिलेंगे, ओके, ऐसा हुआ कि वापस पुराने कलर्स आप नहीं हासिल कर सकते हैं, तो इसका मतलब पुराने कलर्स पूरी तरह मिक्सअप हो चुके हैं, पूरी तरह ब्लेंड हो चुके हैं. तो ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्सिंग ऑफ द फीचर्स, यहां मैं कह रहा हूं मिक्सिंग ऑफ द फीचर्स, यहां मैं कह रहा हूं मिक्सिंग ऑफ द कलर्स. और ऐसी मिक्सिंग की वापस वो फीचर जो पैरेंटल है वो न मिल पाए आपको. ओके, वो ब्लेंडिंग मींस मिक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर्स, ऐसी मिक्सिंग कि पैरेंटल ट्रेट जो है, पैरेंटल फीचर जो है, पैरेंटल कैरेक्टर वो वापस आपको मिलना नहीं चाहिए. ओके, तो ये जो साइंटिस्ट्स इन थ्योरीज पे जो बिलीव करते थे, उनका कॉन्सेप्ट यही था कि जो पेरेंट्स के फीचर्स वो ब्लेंड हो जाते हैं और वापस पेरेंट्स के फीचर्स नहीं आते हैं. ओके, ये इनका कॉन्सेप्ट है. अब देखते हैं इनका ये कॉन्सेप्ट कितना दुरुस्त निकला. चलिए देखते हैं. मैनी थ्योरीज हम इसमें डिस्कस करेंगे. वो ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्सिंग ऑफ फीचर्स. ओके, फीचर्स. अब देखिए सेवरल थियरीज में से पहली थियरी जो हम देखें, दैट इज कॉल्ड द मॉइस्ट वेपर थियरी. मॉइस्ट वेपर थियरी दी किसने? मैथमेटिशियन ने, नेमली पाइथागोरस, फेमस मैथमेटिशियन. इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये कहता है कि जो 2 पेरेंट्स हैं, यानी मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, उनके बॉडी से उठते हैं मॉइस्ट वेपर्स, उनके बॉडी पार्ट्स से मॉइस्ट वेपर्स उठते हैं, और वो मॉइस्ट वेपर्स जो है वो एक दूसरे से मिल जाते हैं. ओके, मॉइस्ट वेपर्स वो मिल जाते हैं और ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव इंटरकोर्स. ओके, और नया इंडिविजुअल जो है वो उन्हीं मॉइस्ट वेपर्स के फ्यूजन का प्रोडक्ट है. ओके, ये बिल्कुल हमें नजर आता है कि ये कौन सा अजीब कॉन्सेप्ट इनका था.
इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आया एंड इट इज फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी, इस फ्लूइड थ्योरी को दिया बेटे साइंटिस्ट एम्पिडोक्लस ने, एम्पिडोक्लस। ओके, इसका कॉन्सेप्ट है नहीं जी मॉइस्ट वेपर्स नहीं आते बल्कि बॉडी पार्ट से फ्लूइड आता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम फ्यूज होता है मेल फ्लूइड विद द फीमेल फ्लूइड, और नया इंडिविजुअल जो है वो उन्हीं फ्लूइड उन दो फ्लूइड्स का आउटकम है। दो फ्लूइड्स मिक्सअप हो गए, ब्लेंड हो गए और नया इंडिविजुअल उसी ब्लेंडिंग का आउटकम। ओके, ये कॉन्सेप्ट फ्लूइड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमें पता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से फ्लूइड्स नहीं आते हैं। ओके, आज हम जानते हैं ये, आज हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, एम्ब्रियोलॉजी जो है उसकी डिटेल्स हमें पता है। तो अब तीसरी थ्योरी जो है दैट इज रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। ओके, इस थ्योरी को दिया है बट साइंटिस्ट एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ zoology एज वेल। ओके, एरिस्टोटल जो है इसने कॉन्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी का ऐसे दिया, बताया कि जो मेल एंड फीमेल पेरेंट्स है, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, वो रिप्रोडक्टिव ब्लड बनाते हैं। रिप्रोडक्टिव ब्लड यानी ब्लड जो पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन में। ओके, और इसने बताया कि रिप्रोडक्टिव ब्लड ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स मिक्स होते हैं, ब्लेंड होते हैं और नया इंडिविजुअल उन्हीं दो रिप्रोडक्टिव ब्लड्स का आउटकम होता है। ओके, ये बात भी बताई कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव ब्लड वो प्योर होता है और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ब्लड इम्प्योर होता है। और फिर ये बात भी बताई कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ब्लड होता है वो नए इंडिविजुअल बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, और जो मेल का रिप्रोडक्टिव ब्लड वो उन रॉ मटेरियल्स को एक साथ, एक सूरत, एक शेप, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स, मैं फिर इसके पॉइंट्स, according to this reproductive blood theory given by Aristotle, both male and female parents produce reproductive bloods, due to mixing of which the new individual is produced. Okay, male reproductive blood is pure and female reproductive blood is impure. Female reproductive blood provides raw materials for the formation of new individual, while as the male reproductive blood gives shape to the new individual. Okay, अब इसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट जो है दैट इज कॉल्ड प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट जो है ये है स्वैमर डम। स्वैमर डम। ओके, स्वैमर डम ने ये कॉन्सेप्ट दिया प्री फॉर्मेशन थ्योरी का। प्री फॉर्मेशन थ्योरी यानी स्वैमर डम और उसके एसोसिएटिव्स जो है उनको कॉन्सेप्ट ये था कि एक छोटा ह्यूमन बीइंग, स्मॉल ह्यूमन बीइंग, जिसको नाम इन्होंने दिया स्मॉल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, और उसको नाम इन्होंने सजाया मैनकिन या होमेनिक्यूलस। होमेनिक्यूलस, HOMUNCULUS, या कहिए मैनकिन। ओके, इनका कॉन्सेप्ट है कि ये ह्यूमेनिक्यूलस या मैनकिन पहले से होता है प्रेजेंट विद इन द गैमेट्स, यानी ये होमेनिक्यूलस कहां है? प्रेजेंट विद इन गैमेट्स, प्रेजेंट विद इन गैमेट्स। ओके, इसीलिए इनको कहते हैं प्री फॉर्मेशनिस्ट्स, ऐसे साइंटिस्ट्स को जो ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि ह्यूमेनिक्यूलस पहले से गैमेट के अंदर है। कुछ का मानना है कि ये प्रेजेंट होता है स्पर्म के अंदर, और उन साइंटिस्ट्स को हम स्पर्मिस्ट्स कहते हैं, स्पर्मिस्ट्स कहते हैं। और कुछ का मानना नहीं जी ये प्रेजेंट है ओवम के अंदर, और इनको हम कहते हैं ओविस्ट्स, ओविस्ट्स।
चलिए उस वक्त इनका ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन बाद में माइक्रोस्कोपिक डिस्कवरी जो ही हुई तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से इनको डिस्प्रूव किया गया। यानी इनका कॉन्सेप्ट ये था, ये अगर हम स्पर्म तस्वीर करें, ये स्ट्रक्चर, ओके राइट, और इसके अंदर एक छोटा ह्यूमन बीइंग, ये मान लीजिए एक छोटा ह्यूमन बीइंग इसके अंदर है, लेकिन इन ए फोल्डेड स्टेट, ऐसे चुप करके बैठा है स्पर्म के अंदर, इनके कॉन्सेप्ट के लिहाज से। ओके, एक छोटा ह्यूमन बीइंग होम्यून्कुलस, जिसको इन्होंने नाम दिया, ये प्रेजेंट है विद इन द स्पर्म, ओके, इन अ फोल्डेड स्टेट। और फिर होता क्या है कि इन द मदर्स वोम ये जो फोल्डेड स्टेट में होम्यून्कुलस है, इसकी अनफोल्डिंग होती है, ग्रोथ होती है और इंसान बनता है। ओके, वो दैट मीन्स बड़ा इंसान बनता है, न्यू बेबी बनता है। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की गई बेटे, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द गैमेट्स की गई, न स्पर्म के अंदर होम्यून्कुलस को पाया गया और ना ओवम के अंदर होम्यून्कुलस को पाया गया, तो प्रिफॉर्मेशनिस्ट्स निकले बेटे रॉन्ग। ओके, चलिए एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, दैट इज द फिफ्थ वन। फिफ्थ कॉन्सेप्ट लेते हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट है दैट इज द थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, पैनजेनेसिस, इस कॉन्सेप्ट को दिया चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने इस कॉन्सेप्ट को 1869 में दिया। ओके, 18 इनफैक्ट इट इज 1868, और इसके कुछ ही टाइम बाद उसने अपनी फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश की। ओके, तो पॉइंट ये है कि चार्ल्स डार्विन का मानना क्या है? चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि बॉडी पार्ट्स जो है, शाबाश, बॉडी पार्ट्स जो है, ये बॉडी पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं पार्टिकुलेट एंटिटीज। शाबाश, क्या? पार्टिकुलेट एंटिटीज, पार्टिकुलेट एंटिटीज, वेव नेचर नहीं, वेपर नेचर नहीं, एंटिटीज। ओके, और उन एंटिटीज को जो बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, उनको इसने नाम दिया जिम्यूल्स, जिम्यूल्स या पेंजीन्स। ओके, पेंजीन्स, और इसीलिए थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। ये पेंजीन्स बाद में आते कहां है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। और ड्यूरिंग द पॉपुलेशन मेल के पेंजीन्स फीमेल के पेंजीन्स के साथ मिक्सअप होते हैं, ब्लेंड होते हैं, और नया इंडिविजुअल, शाबाश, प्रोडक्ट ऑफ पेंजीन्स ऑफ मेल एंड फीमेल होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट इसने बताया। अगर मैं कहूं कि ये कहता है कि नई जनरेशन में जो चीज पास ऑन होती है वो आती है बॉडी सेल से। अगर मैं ये कहूं कि नई जनरेशन में जो चीज पास ऑन होती है वो चीज आती कहां से है? फ्रॉम द बॉडी सेल्स, फ्रॉम द बॉडी सेल्स, जिनको आप कहते हैं सोमैटिक सेल्स, जिसको आप कहते हैं सोमैटोप्लाज्म ट्रांसफर होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, ये कॉन्सेप्ट डार्विन का था। किसका? लेकिन डार्विन को सबक सिखाया बेटे इस साइंटिस्ट ने जिसका नाम है वीसमैन, और इसने जो थ्योरी दी है ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसके ऊपर स्टार मारता हूं। दिस इज थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, जर्मप्लाज्म। डार्विन साहब, कंटिन्यूअस जो ट्रांसफर होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो कंटिन्यू रहता है इन द रिवर ऑफ लाइफ, वो सोमैटोप्लाज्म नहीं है, वो जर्मप्लाज्म है। मतलब क्या है बेटे? इसको देखिए गौर से। साइंटिस्ट जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया उसका नाम मैंने बताया वीसमैन है, WEISMANN, वीसमैन। वीसमैन ने एक्सपेरिमेंट किया, इसने रैट लिया, इसने रैट के टेल्स काटे, यानी 2 रैट्स लिए, उनके टेल्स काटे और फिर उनको पॉपुलेशन कराया, रिप्रोडक्शन कराया। नया रैट जो आया उसका भी टेल काटा, और फिर 2 टेललेस रैट्स, ठीक, उनका पॉपुलेशन कराया,
और ये किया इसने 21 जनरेशन तक। कहां तक? 21 जनरेशन तक उसने क्या किया? कट टेल। ओके, और जो 22nd जनरेशन थी, 22nd जनरेशन, ओके, दैट वाज बॉर्न टेल, उनमें टेल आए। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इसने टेल काटा तो डार्विन के लिहाज से टेल से भी पेंजिन्स आते थे। अगर टेल कट हुआ तो टेल के पेंजिन्स नहीं आए। अगर टेल के पेंजिन्स नहीं आए तो टेल नई जनरेशन में नहीं आना चाहिए। लेकिन नई जनरेशन, हर जनरेशन में जो टेल लेस रैट्स से नई जनरेशन बनती उनमें टेल होता है। ओके, इवन अगर 21 जनरेशन तक भी काम करते हैं, फिर 22nd जनरेशन वाले रैट्स जो है वो टेल्ड आए। इसका मतलब टेल से कोई इंफॉर्मेशन नई जनरेशन में टेल बनने के लिए या न बनने के लिए टेल से इंफॉर्मेशन नहीं आती। ओके, यानी बॉडी पार्ट से नहीं आती। फिर कहां से इंफॉर्मेशन टेल बने या न बने, कहां से इंफॉर्मेशन आती है? दैट इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द जर्म सेल्स, यानी गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिनको हम कहते हैं, जिनके प्रोटोप्लाज्म को हम नाम देते हैं जर्म प्लाज्म। वो दैट मीन्स, तो इसने कंक्लूड किया पॉइंट क्या? जो भी पासन होता है, पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, ओके, नेक्स्ट जनरेशन, वो चीज कहां से आती है? दैट थिंग कम्स फ्रॉम, that comes from, shabash, comes from germ cells. germ cells कौन सी cells? वो cells जो गैमेट्स बनाते हैं। ओके, तो इस तरह से जो कंटिन्यू एक जनरेशन से नई जनरेशन में चीज जाती है वो कहां से आती है? दैट कम्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्मिनल सेल्स कहिए या जर्मिनल सेल्स कहिए, दैट कम्स फ्रॉम जर्मिनल सेल्स। ओके, जर्मिनल सेल्स, और उनके प्रोटोप्लाज्म को हम नाम देते हैं जर्म प्लाज्म, राइट? तो व्हाट रिमेन्स कंटिन्यूअस, दैट इज द जर्म प्लाज्म। आप ध्यान दीजिए बेटे, यहां तक अगर ये कॉन्सेप्ट जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, यानी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म एक वैलिड कॉन्सेप्ट है। फिर जर्म प्लाज्म में कौन सी चीज है जो पासन होती है? यानी जर्म प्लाज्म तो पासन हो करता है कैरेक्टर, लेकिन जर्म प्लाज्म में कौन सी चीज है जो आगे जाती है, जो कैरेक्टर्स लेती है? बेटे इसके बाद जो साइंटिस्ट आया वही साइंटिस्ट है न्यूक्लियस ऑफ द जेनेटिक्स, दैट इज ग्रीगर जॉन मेंडल। मेंडल कहता है जो कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो कैरेक्टर्स जो आते हैं वो आते हैं बाय मीन्स ऑफ फैक्टर्स, बाय मीन्स ऑफ फैक्टर्स। कैरेक्टर्स आर टेकन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। उन फैक्टर्स को बाद में हम डिस्कवर करते हैं और उन्हीं फैक्टर्स का नाम है जीन। क्या है? उन्हीं फैक्टर्स को हम जीन्स बताते हैं। क्या बताते हैं? जीन्स। तो व्हाट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन इज फर्स्ट जर्म प्लाज्म, और जर्म प्लाज्म में है क्या चीज जो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है? सब जीन्स जाते हैं। तो कैरेक्टर्स जो आगे के जनरेशन में लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं बेटे बाय द जीन्स। ओके, अब इन थ्योरीज को अगर चॉइसमैन ने भी थोड़ा डिस्कार्ड किया, लेकिन उसके बाद कुछ और थप्पड़ हम इन थ्योरीज को मारेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे इन थ्योरीज को। देखिए नंबर वन पॉइंट, एक क्रॉस करते हैं, यानी मैरिज की गई ब्लैक फादर, ओके, और फेयर मदर। उनके जो ऑफस्प्रिंग्स क्या वो इन थ्योरीज के लिहाज से इंटरमीडिएट कलर के हमेशा होने चाहिए, बिकॉज जो फादर की ब्लैकनेस और मदर की फेयरनेस वो दोनों मिक्स होके इंटरमीडिएट इंडिविजुअल्स बनाने चाहिए कलर के लिहाज से। लेकिन बेटे हम देखते हैं ऐसे शाबाश ऐसा जो कपल है उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो कभी फेयरर देन मदर और कभी डार्कर देन फादर होते हैं। तो इसका मतलब कि उनमें कैरेक्टर्स मिक्स अप नहीं हो। अगर मिक्स हो जाते फिर हमेशा इंटरमीडिएट कलर के आने चाहिए, लेकिन अगर मिक्स नहीं हो रहे हैं तो कब इस यही वजह है कि वो फेयरर देन मदर आते हैं और इवन डार्कर देन फादर कभी कभार आते हैं। ओके, दूसरी बात, अगर हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स यानी एक पेरेंट है, एक मेल है दूसरा फीमेल है, इनका ऑफस्प्रिंग आया, ठीक, और ये ऑफस्प्रिंग एक ही सेक्स रखता है। लेकिन क्या ये इंडिविजुअल आया है मेल से भी और फीमेल से भी? अगर सेक्स का कैरेक्टर क्या इसमें नहीं होनी चाहिए, मेल कैरेक्टर्स भी और फीमेल भी?
लेकिन या ये मेल है या ये फीमेल है, तो मैं कहूंगा यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैरेक्टर ऑफ सेक्स है वो ब्लेंडिंग नहीं दिखाता है। तो इससे भी हमें पता चला कि कैरेक्टर्स ब्लेंडिंग नहीं दिखाते हैं। आइदर वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मेल होता है या फीमेल होता है, हालांकि वो प्रोड्यूस किया जाता है बाय वन मेल एंड बाय वन फीमेल। ओके, तो उसमें होने चाहिए थे मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स ऐसे इंडिविजुअल में जो मेल एंड फीमेल से बनेगा, उसमें मेल एज वेल एज फीमेल कैरेक्टर्स। लेकिन जब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं वहां पे उसमें या मेल कैरेक्टर होते हैं या उसमें फीमेल कैरेक्टर। यहां भी हम कंक्लूड करते हैं ब्लेंडिंग नहीं होती है। तीसरी बात, एक क्रॉस किया एक साइंटिस्ट ने, कॉल र्यूटर फेमस साइंटिस्ट है, इसने क्रॉस किया टोबैको में, दो वैरायटीज के बीच में। एक टोबैको के लीव्स ग्रीन थे, दूसरे टोबैको वैरायटी के लीव्स जो है वो येलो थे। जो ही क्रॉस किया इनका, ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन किया इनका, जो नया टोबैको प्लांट बना, ठीक, उस नए टोबैको प्लांट के लीव्स थे गोल्डन कलर के। ओके, तो हम समझे, चलिए हमने समझ लिया या कॉल र्यूटर ने समझ लिया शायद ब्लेंडिंग हो गई। लेकिन जो ही यानी गोल्डन कलर जो है ये ग्रीन और येलो के कलर को मिलाने के बाद फॉर एग्जांपल आ जाता है या मिक्सिंग के बाद आता है। लेकिन जो ही इन गोल्डन टोबैको प्लांट्स को उसने सेल्फिंग कराई, तो उसके बाद जो नई जनरेशन आई उसमें उसको मिलता है, वापस मिलता है ग्रीन और येलो भी मिलता है और गोल्डन भी मिलता है, यानी वापस येलो और ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, ग्रीन ये येलो ये गोल्डन। मुझे बताओ ये और ये जो वापस मिल रहे हैं, अगर मिक्सिंग हो चुकी थी क्या ये वापस मिलने चाहिए थे? नहीं। अगर वापस मिल रहे हैं फिर ये कहते हैं हम मिक्सिंग नहीं कर रहे थे। अगरचे यहां पे जब एप्पल में गोल्डन बना था हम उस वक्त चुप करके बैठे थे, हमने अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखा था, लेकिन हमारा उस वक्त जब जीन कॉम्बिनेशन वो हमें जाहिर नहीं होने देता था, हम चुप करके बैठे। लेकिन जो है हमें अप्रोप्रिएट शाबाश जीन कॉम्बिनेशन मिली तो उस वक्त हमने अपने आप को अगेन जाहिर किया। हम आपको बताते हैं ये क्या मिक्सिंग ऑफ द फीचर्स नहीं होती है। अगर कभी कभार कोई फीचर जाहिर न हो जाए, डोंट कंसिडर दैट कि मिक्सिंग हो चुकी है, बल्कि हर कोई जीन हर कोई फीचर अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन करता है, इवन दो समटाइम्स दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड। ओके, इसके बाद एक और लास्ट पे इनके लिए थप्पड़ है जो मैं यहां पे बेटे सितार के रूप में लिखूं, दैट इज अ फिनोमेनन कॉल्ड अटैविज्म। अटैविज्म, इस टर्म को आप याद रखिए बेटे, अटैविज्म। अटैविज्म का मतलब है रिवर्शन टू एंसेस्ट्रल ट्रेट्स, रिवर्शन टू एंसेस्ट्रल ट्रेट्स, यानी एंसेस्ट्रल ट्रेट्स का वापस आना। मिसाल मैं समझाऊं, मान लीजिए ह्यूमन्स में कोई ह्यूमन था जिसकी जो चिन है वो लंबी, ओके, उसके बाद उसके ऑफस्प्रिंग्स आए लेकिन चिन उनमें से किसी की लंबी नहीं, फिर उन ऑफस्प्रिंग्स के ऑफस्प्रिंग्स आए, चिन लंबी नहीं, फिर उनके ऑफस्प्रिंग्स आए, चिन लंबी हो, लंबी उनमें पाई गई। तो मुझे बताओ ये चिन लंबी जो है क्या ये इन दो जनरेशन जो बिटवीन थी, यानी ये जो एंसेस्टर और ये जो इसके ऑफस्प्रिंग्स उनके ऑफस्प्रिंग्स, इन दो में नहीं लंबी चिन लेकिन इसमें लंबी चिन, क्या ये लंबी चिन शाबाश कहां से आई? सर ये इसमें भी फीचर था, इसमें भी फीचर, लेकिन वहां इसने मिक्सिंग नहीं की थी, अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखा था, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। तो उसका ये मतलब नहीं कि एक्सप्रेस नहीं हो रहा है इसने अपने एग्जिस्टेंस को लॉस किया, नहीं बेटे। तो वापस अगर इसमें लंबी चिन का फीचर आ रहा है, इसको कहते हैं रिवर्शन टू द एंसेस्ट्रल ट्रेट्स, बिकॉज ये ट्रेट किस में था, ये फीचर किस में, एंसेस्टर में। अगर मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट सही होता फिर ट्रेट्स वापस नहीं आते, फिर रिवर्शन टू एंसेस्ट्रल ट्रेट्स नहीं होता, यानी अटैविज्म नहीं होता। लेकिन अगर अटैविज्म हम ऑर्गेनिजम्स में पाते हैं तो अटैविज्म ये कहता है कि कैरेक्टर्स मिक्सअप नहीं होते, कैरेक्टर्स अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, तो यही एक और थप्पड़ है इनके लिए। तो इस तरह से हमने अंडरस्टैंड किया हेरिडिटी क्या है, और फिर मैंने समझाया आपको प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स को इनहेरिटेंस बताते हैं। फिर मैंने कहा कि मेंडल से पहले भी लोग कॉन्सेप्ट रखते थे कि कैरेक्टर्स कैसे पास ऑन होते हैं। कभी उनका कॉन्सेप्ट मॉइस्ट वेपर का था, कभी फ्लूइड का था, कभी रिप्रोडक्टिव ब्लड का था, कभी प्री फॉर्मेशन उनका कॉन्सेप्ट था, और कभी कभार
पेंजीन वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बाद में देखा गया, दे आर द फैब्रिकेटेड कॉन्सेप्ट्स, ओके। और बाद में सॉलिड कॉन्सेप्ट जो आया, दैट इज थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, जिसको आगे लिया बेटे मेंडल ने, और हमने इन थ्योरीज को फिर क्रिटिसाइज भी कुछ पॉइंट्स पे किया, 4 पॉइंट्स की बुनियाद पे हमने इनको क्रिटिसाइज किया, और यहां तक आपने इसको अंडरस्टैंड किया। नाउ वी विल टेक द वेरिएशन, ओके। यस बेटे, नाउ लेट्स हैव some information about the another term, that is variation. All right, चलिए अब हम बात करते हैं वेरिएशन। मैंने ऑलरेडी बताया वेरिएशन का मतलब है occurrence of differences among the offsprings of same parents and also among the members of a species। वो वेरिएशन का मतलब है occurrence of differences। सर ये डिफरेंसेस किन में? ये डिफरेंसेस हो सकते हैं बेटे, याद रखना, these differences can be in morphology, ऑर्गेनिज्म्स की बाहर की अपीयरेंस में, ये डिफरेंसेस हो सकते हैं उनकी एनाटॉमी में, ये डिफरेंसेस हो सकते हैं उनकी फिजियोलॉजी में, और ये डिफरेंसेस हो सकती है इवन उनके बिहेवियर में, ओके ओके। वो दैट मीन्स occurrence of differences among the members of a species, members of a species। और इतना ही नहीं कि एक स्पीशीज के, यानी इंसान जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये वेरिएशन है, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि इवन अमंग द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट्स, दो भाई भी डिफरेंट होते हैं, एंड इवन अमंग द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट्स। देखिए बेटे, अगर वेरिएशन आती है तो साइंस का कॉन्सेप्ट ये है कि वेरिएशन आती है ऑर्गेनिज्म्स में, वेरिएशन आती है, वेरिएशन आती है, वेरिएशन आती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बाद में नई वैरायटीज बनती है, नई स्पीशीज बनती है, और इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। यानी जो चेंजेस आती है ऑर्गेनिज्म्स में ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उन चेंजेस को नाम दिया जाता है, उन चेंजेस को नाम दिया जाता है, जो चेंजेस ऑर्गेनिज्म्स में आते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उनको इवोल्यूशन बताया जाता है। वो इवोल्यूशन के लिए जो बुनियाद है, रॉ मटेरियल है, वो कौन है? वेरिएशन। वो मैं इधर लिखूं, वेरिएशन जो है, वेरिएशन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल किसके लिए? फॉर इवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर इवोल्यूशन, याद रखिएगा पॉइंट, इवोल्यूशन। यानी इवोल्यूशन तब है जब वेरिएशन है, अगर वेरिएशन नहीं तब जाके सीधी सी बात है इवोल्यूशन नहीं, नई वैरायटीज नहीं बनेगी, नई स्पीशीज एज पर साइंस नहीं बनेगी, ओके। अब जो वेरिएशन है, दिस वेरिएशन इज ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स अफेक्टेड। तो मैं यहां लिखूं ऑन द बेसिस ऑफ cells affected, okay। this variation it is of two types, ये दो टाइप्स की हैं, टू टाइप्स। चलिए इन दो टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पहले ये दो टाइप्स कौन है? वन इज कॉल्ड एज सोमैटिक वेरिएशन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज जर्मिनल वेरिएशन। पहला टाइप जो है that is the somatic variation, और दूसरा टाइप है बेटे that is the germinal variation। यहां पे germinal variation, alright, ये दूसरा टाइप।
सोमैटिक वेरिएशंस वो वेरिएशंस है जो बॉडी सेल्स में आते हैं। शाबाश किन में, बिल्कुल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, यहां तक हम देखेंगे इसको। तो पहला पॉइंट कि ये वेरिएशंस किन में आती हैं, ऑकर इन बॉडी सेल्स, पहला पॉइंट। दूसरी बात, ये वेरिएशंस जो है ये एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के दौरान हासिल करता है, यानी ये वहीं से नहीं आए पेरेंट से, बल्कि ये वेरिएशंस वो अपनी जिंदगी के दौरान हासिल करता है। ओके, तो दीज वेरिएशंस आर आल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड वेरिएशंस। एक्वायर्ड वेरिएशंस इनका दूसरा नाम है। तीसरा पॉइंट, मैंने पहले कहा ये वहीं से नहीं आते, ये इख्तियार करता है, ये हासिल करता है एक इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में। तो हेंस मैं कहूंगा ये इनहेरिटेबल नहीं, ये विरासत में नहीं मिलते, वो दैट मीन्स नॉट इनहेरिटेड। इनहेरिटेड तो आप मुझे बताइए, जिसमें ये वेरिएशन आई, मिसाल के तौर पे किसी का कान कट हुआ तो वेरिएशन तो है। अब आप मुझे बताइए, जो ये इंसान मरेगा, जो ही ये इंसान मरेगा, क्या उसके साथ साथ ये वेरिएशन भी दफन होगी ना? वह हैंसफोर्थ मैं लिखूंगा ऐसे वेरिएशंस मॉर्टल है, मॉर्टल है, और इसीलिए ये कान खट्टा इंसान जो है, इसके ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो कान खट्टे नहीं होते, उनका सही सालिम कान होता है। ठीक, वो दैट मीन्स ये दफन होती है जो ही वो इंसान मर जाता है जिसके पास ये वेरिएशन है, उसके साथ वो भी दफन हो जाती है। ओके, वो सोमैटिक वेरिएशंस आर दोज वेरिएशन जो बॉडी के पार्ट्स में, बॉडी के सेल्स में आते हैं, जर्मिनल सेल्स में नहीं, बॉडी के सेल्स में आते हैं। दूसरी बात, ये एक्वायर्ड वेरिएशंस भी कहलाते हैं बिकॉज इनको एक्वायर करता है एक इंसान ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। और तीसरी बात, ये इनहेरिटेड नहीं है, न इसने हासिल किए हैं पेरेंट से, न ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेगा, बल्कि ये वेरिएशंस दफन होती है इसके मरने के साथ ही। अब इन वेरिएशंस के काजेस क्या है, फिर ये कैसे आते हैं? चलिए इधर मैं काजेस इनके बताऊं आपको। इनके 3 काजेस मैं आपको बताऊं बेटे ऐसे। पहला काज जो है दैट इज एनवायरमेंट, इसको समझिए बेटे, एनवायरमेंट। देखिए एनवायरमेंट, एक इंसान है या दो भाई लीजिए, ये बिल्कुल ना फेयर कलर के हैं, एक को ऑफिस में रखिए और एक को खेत पे निकालिए, हालांकि इनका कलर सेम था। ओके, जिसको आपने खेत पे निकाला उसका स्किन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा, उसकी मेलानोसाइट्स ऑफ स्किन प्रोड्यूस करेंगे मेलानिन पिगमेंट, और उसका स्किन जो है वो डार्क कलर का बनेगा। दिस इज कॉल्ड टैनिंग ऑफ स्किन। ये प्रोसीजर है टू प्रोटेक्ट द सेड पर्सन फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उसको प्रोटेक्ट देना, इसलिए मेलानिन बना। वो इसने एक शाबाश वेरिएशन हासिल की, अब उसको वापस लाइए, क्या वो दोनों सिमिलर आपको नजर आएंगे वो दो भाई? नहीं, अब तो कलर डिफरेंस आई है। वो वेरिएशन तो आई ना उस वाले इंडिविजुअल में जो आपने खेत पे लिया, और उसकी जो वेरिएशन है वो वहीं से नहीं थी, पेरेंट से नहीं थी, उसने हासिल की एनवायरनमेंट से। तो इस वाली वेरिएशन का पहला कारण जो है, पहला काज जो है दैट इज द एनवायरनमेंट। आइए दूसरा देखते हैं, दैट इज कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियस एफर्ट, इंडियन वीमेन बोर करते हैं नोज को और पिन्ना को टू वेयर द ऑर्नामेंट्स। ओके, वो दैट मीन्स अगर वो दिस बोरिंग ऑफ पिन्ना ये एक फीमेल में वेरिएशन लाता है, और बोरिंग ऑफ एयर भी ये भी बेटे क्या करता है, वेरिएशन लाता है। तो ये किस इंटेंशन से, कॉन्शियस एफर्ट कि मुझे कोई चीज वेयर करनी है, ठीक, नाक में, ईयर में, वो दैट मीन्स दिस इज कॉन्शियस एफर्ट। इसी तरह चाइनीज विमेन जो है दे वेयर टाइट शूज ताकि उनकी फीट जो है उसकी सिलेंड्रिकल शेप ऑलमोस्ट रहे, दिस इज इंटेंशन। वो दैट मीन्स कॉन्शियस एफर्ट की वजह से भी वेरिएशन आती है बॉडी सेल्स में। इसी तरह
कोई बच्चा है जो साइकिल को बचपन से चलाता है, वो लंबा हो जाता है, दिस इज कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द पेरेंट, उसको साइकिल आके दिया। ओके, चलिए तीसरा जो है दैट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ओके, इसको समझिए बेटे, हमारे पास मान लीजिए दो लॉइंस हैं, लॉइंस दो, ठीक, तो एक को हमने जंगल में ही छोड़ा और दूसरे को हमने जू में डाला। तो मुझे बताओ, जो जंगल में लॉयन रहा बेटे, वो यूज करेगा अपने ऑर्गन्स को और वो मच मोर स्ट्रॉन्गर बनेगा। बाद में दोनों लॉयंस को एक जगह जमा कीजिए, क्या वो सिमिलर नजर आएंगे आप? बिल्कुल नहीं, उनमें वेरिएशन है, एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरा बहुत कमजोर है। तो यहां पे क्या आ गया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि सोमैटिक वेरिएशन जो है, सोमैटिक वेरिएशन के लिए कारण जो है वो है कभी कभार एनवायरनमेंट, कभी कॉन्शियस एफर्ट होता है, कभी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। ओके, और लेकिन इनकी वजह से जो चेंजेस आती है वो बॉडी सेल्स में आती है, इसलिए इन चेंजेस को हम सोमैटिक वेरिएशन, और चूंकि ये ऑर्गेनिज्म हासिल करता है अपने लाइफ टाइम में, इसलिए अक्वायर्ड वेरिएशन इनका, लेकिन ये पास ऑन ना नेक्स्ट जनरेशन को होगी ना इन्होंने किसी से हासिल किए, तो हेंस दे आर नॉट इनहेरिटेड एंड रिमेंबर दे डाई विद द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसके पास ऐसी वेरिएशन है। आइए जर्मिनल वेरिएशन की बात करते हैं। जर्मिनल वेरिएशंस का दूसरा नाम है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। व्हाट आर दे आल्सो कॉल्ड? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। ऑलराइट, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। What are these blastogenic variations? These are those variations which occur in the gamete producing cells, or occur in germinal cells. Germinal cells. मैंने पहले भी कहा germinal cells are those cells which produce the gametes. Okay? दूसरी बात, that's why it is germinal variation. दूसरी बात, ये एक्चुअली वेरिएशन जिस ऑर्गेनिज्म में आई उसने इसको हासिल किया फ्रॉम द पेरेंट्स, और फिर वो इंडिविजुअल भी इसको ट्रांसफर करेगा अपने ऑफस्प्रिंग्स में, यानी टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब है ये है इनहेरिटेबल मैं लिखूंगा, ऑलराइट, इनहेरिटेबल। और ये मॉर्टल नहीं है बिकॉज वो भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेगा, तो मैं लिखूंगा ऐसी वेरिएशंस इमॉर्टल है। ओके, ये वाली वेरिएशंस यानी जर्मिनल वेरिएशंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिफरेंसेस, यानी एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन। तो दीज जर्मिनल वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स। मैं इन जर्मिनल वेरिएशंस को या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस को बेटे दो टाइप्स में डिवाइड करो। इधर चलिए, एक टाइप इनका है दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, continuous variation, और दूसरा है दैट इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। यहां से डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन समझिए, कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है क्या। ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है बेटे, यहां पे जो वेरिएशन आती है इंडिविजुअल्स में ऑफ ए स्पीशीज, वो होती है स्मॉल एंड इनडिस्टिंक्ट चेंजेस। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन स्मॉल एंड इनडिस्टिंक्ट चेंजेस है, इनडिस्टिंक्ट चेंजेस किन में इन द members of species, and the members of species, right? लेकिन इसके बरक्स अगर यहां पे आप देखें, यहां पे लार्ज एंड डिस्टिंक्ट चेंजेस होंगे, डिफरेंसेस होंगे इन द मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज। तो मैं यहां साथ साथ लिखूं बेटे लार्ज एंड डिस्टिंक्ट चेंजेस, distinct changes या differences कहिए in members of species, members of species। दूसरी बात,
यहां जब हम बात करते हैं ये कॉमन है, ऐसी वेरिएशंस कॉमन है, ऐसी वेरिएशंस रियल है, तो मैं लिखूं ये कॉमन है इन एवरी जनरेशन। हर किसी जनरेशन में आप ये देखें, एवरी जनरेशन, कॉमन इन एवरी जनरेशन, जो भी जनरेशन आप देखेंगे उसमें ये वेरिएशन कॉमन होगी, लेकिन यहां पे रियल, ओके, एंड may occur in some generation, in some generation, हर एक जनरेशन में नहीं, किसी जनरेशन में ये होगी, ओके। अब देखिए, these variations may increase or decrease the value of average rate, मैं समझा हूं, यानी they may increase, चलिए प्लस को इंक्रीज बताएं, or decrease the average value of rate, average value of a rate, okay। यहां मैं लिखूं they are not related with the trait, they are not related with the trait by intermediates, बिल्कुल ये समझ आएगा बेटे आपको, आप ध्यान देना। देखो इंसान में अगर हम बात करें हाइट की, मान लीजिए वो है 5 फीट, ओके, नॉर्मल एवरेज जिसको हम कहेंगे, या 4.5 4.9, ओके। तो अगर इस हाइट की बात करें, ये है एवरेज, कोई ऐसा भी होता है लेकिन कोई इससे भी बड़ा होगा, यानी कोई पॉजिटिव साइड की जानिब जाएगा और कोई इससे बड़ा होगा, ओके। कोई इससे और छोटा होगा, कोई इससे बड़ा होगा। तो अगर एवरेज ट्रेट जो है, एवरेज जो लेंथ है ह्यूमंस में, मान लीजिए वो है 5 फीट, कोई उससे ज्यादा भी होगा, कोई उससे कम भी होगा, तो इसलिए इन वेरिएशंस का दूसरा नाम है फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस। व्हाट आर दे कॉल्ड? तो इस एंगल से इनका एक और नाम आता है फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस। बात समझना बेटे, शाबाश। ये पॉइंट देखो, दे इंक्रीज और डिक्रीज द एवरेज वैल्यू ऑफ ए ट्रेट, यानी एवरेज वैल्यू जो है उसका इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसका डिक्रीज भी। आपको ह्यूमन पॉपुलेशन में कोई इस ज्यादा एवरेज ट्रेट के मिलेंगे, लेकिन कोई इससे उधर भी जाएगा और किसी का साइज जो है वो इससे कम भी होगा। वो दैट मीन्स ये दोनों साइड से डिफ्लेक्ट हो रहा है ये ट्रेट जो है। ऐसी वेरिएशन ट्रेट के एवरेज वैल्यू को इधर बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। तो दैट्स व्हाई ये डिफ्लेक्ट एवरेज के इस साइड और उस साइड करता है, इसलिए फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन मैंने इनको नाम दिया। लेकिन यहां पे जब हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पे 5 उंगलियां हमारी हैं, कोई इंडिविजुअल होता है कभी कभार जिसकी 6 उंगलियां होती है, दैट्स कॉल्ड पॉलीडेक्टाइल, ओके। उसकी 6 उंगलियां होती है, लेकिन क्या ये वेरिएशन जो है ये कॉमन है या रेयर है? ये रेयर है, इसीलिए मैंने लिखा कि ऐसी वेरिएशन रेयर है और ये कभी किसी जनरेशन में होगी। और यहां क्या ऐसा है कि किसी की छठी उंगली थोड़ी है, किसी की छठी उंगली थोड़ी उससे बड़ी है, किसी की उससे बड़ी है, ऐसा कुछ है? नो, यहां इंटरमीडिएट्स नहीं है। हाँ, यहां पे आपको इंटरमीडिएट्स मिलेंगे, यानी कोई यहां से होगा 7 फीट वाला और या 6.5 फीट और कोई यहां से होगा मान लीजिए 3 फीट, लेकिन बाकी जो है वो तो इंटरमीडिएट्स है। लेकिन इधर जो है, इधर कोई इंटरमीडिएट नहीं, या 5 है या 6 उंगलियां हैं, बीच में कोई नहीं है, 5.5 पौने 6, ऐसा कुछ नहीं है। तो दे आर नॉट रिलेटेड विद द ट्रेट बाय इंटरमीडिएट्स, बल्कि दे आर नॉट रिलेटेड विद द एवरेज वैल्यू ऑफ द ट्रेट बाय इंटरमीडिएट्स, ओके। तो अब इसके लिए आपको पॉइंट याद रखना है, इसके काजेस क्या है, व्हाट आर इट्स काजेस, इसके काजेस क्या है, और इसके बारे में आप सोचेंगे इसके काजेस क्या है।
तो मैं आपको थोड़ा बताऊं, बाकी यहां पे जो डिटेल्स है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आप पूरी तरह समझ पाएंगे। इसके कासेस बेटे 3 है। पहला कास है क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर जो है ये मियोसिस में, जहां गैमीट्स बनने का प्रोसेस जो होता है उसमें मियोसिस इन्वॉल्व होता है, और मियोसिस में 2 मियोटिक डिविजन्स, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। और मियोसिस फर्स्ट में एक स्टेज आता है पैचेटियन स्टेज, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है और एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड्स सेगमेंट्स होते हैं, न्यू जीन कॉम्बिनेशन आती है। जब नई जीन्स की कॉम्बिनेशन आएगी, सीधी सी बात है, नया इंडिविजुअल सिमिलर टू द पेरेंट नहीं होगा बल्कि डिफरेंट होगा, और उसी डिफरेंस को वेरिएशन कहते हैं। आइए दूसरा कारण जो है, जो क्रोमोसोम्स है इनकी रैंडम सेग्रीगेशन होती है ड्यूरिंग द मियोटिक प्रोसेस। यानी ऐसा नहीं है कि जो फादर से आए वो एक गैमीट में जाएंगे और जो मदर से आए थे क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, मान लीजिए इंडिविजुअल एक्स है, एक्स इंडिविजुअल में फादर से भी आए थे 23 क्रोमोसोम्स, मदर से भी आए थे 23 क्रोमोसोम्स। जब ये एक्स इंडिविजुअल आप गैमीट्स बनाएगा, उन गैमीट्स में ऐसा नहीं होता है कि फादर की क्रोमोसोम्स एक साइड से जाना और मदर की क्रोमोसोम्स दूसरे साइड से, ऐसा नहीं, बल्कि क्रोमोसोम्स मिक्सअप करते हैं। उधर भी जाएंगे 23 एक गैमीट में, दूसरे में 23, लेकिन ये 23 सिर्फ फादर के 23 नहीं होंगे, प्योरली फादर के 23 नहीं होंगे, ये गैमीट्स फादर के हो सकते हैं 17 और रेस्ट जो है वो मदर के होंगे, जिसको मैं लिखूंगा बेटे रैंडम सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। रैंडम सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, अब बाकी अंडरस्टूड है, ये रैंडम सेग्रीगेशन ड्यूरिंग मियोटिक प्रोसेस ही होता है। अच्छा, उसके बाद क्या ये भी श्योरिटी होता है कि कौन गैमीट मिलेगा किसके साथ? गैमीट्स तो सिमिलर नहीं है, एक बात ये, और दूसरी बात जो गैमीट्स कंबाइन होंगे, एक टाइप के गैमीट्स यानी एक टाइम के गैमीट्स दूसरे टाइम के गैमीट्स से डिफरेंट होते हैं, तो मैं लिखूंगा रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स बेटे, रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी फर्टिलाइजेशन भी रैंडम प्रोसेस होती है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। बेटे इन 3 चीजों की वजह से जो वेरिएशन आएगी वो वेरिएशन होगी कंटिन्यूअस वेरिएशन, ए टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशन, बिकॉज जो वेरिएशन आती है देखिए वो गैमीट्स के साथ वाबस्ता है। ओके, और गैमीट्स के साथ जो है वाबस्ता वेरिएशन वो जर्मिनल वेरिएशन। लेकिन ये वेरिएशंस शाबाश इंटरमीडिएट्स भी दिखाएंगे, और एवरेज वैल्यू जो ट्रेट का है उससे इस साइड से रिफ्लेक्ट होंगे और इस साइड से भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो माइनर चेंजेस होंगे ऑर्गेनिजम्स में, कोई फेयर होगा, कोई उससे कम कलर का होगा, कोई उससे कम कलर, कोई उससे कम कलर, कोई उससे कम कलर, कोई ब्लैक होगा। फिर बाकी जो इंटरमीडिएट है थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस होगी हर एक में, एंड ऐसे थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंसेस को हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। आइए इसके कारण क्या है, ये प्रॉब्लम्स लीड करते हैं, ध्यान दीजिए बेटे। आप मुझे बताइए अगर चेंज आए न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ ए जीन में, अब आप समझते होंगे कि उसको म्यूटेशन कहेंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, यस डेफिनेटली। तो मैं लिखूंगा इसका एक कारण चेंज इन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ ए जीन। न्यूक्लियोटाइड से बना होता है जीन, चेंज जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड्स का, इसी तरह न्यूक्लियोटाइड से जीन बनता है, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ ए जीन। अगर किसी के जीन में चेंज आई न्यूक्लियोटाइड्स में तो वो जीन बैड जीन बन गया और वो ऑर्गेनिज्म भी डिफेक्ट का शिकार होगा। चलिए बेटे, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ये तो इससे बड़ी तबाही है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आई। ओके, मान लीजिए क्रोमोसोम का एक फ्रेगमेंट कट हुआ तो दैट विल लीड लॉस ऑफ जीन्स, and loss of genes means loss of features. Okay, तो प्रॉब्लम है। ओके बेटे, अगर किसी इंसान को फादर चाहे कि मैं एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम गिफ्ट करूं ताकि मेरा जो बच्चा होगा वो 46+1 हो, is that a gift? That gift is so harsh that the baby will remember that forever. Okay, अल्लाह हम सबको बचाए ऐसी प्रॉब्लम से, हमारी फ्यूचर जनरेशंस को। तो दैट प्रॉब्लम जो है बेटे, दैट इज चेंज इन
चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, जिसको आप पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, यानी कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आना, कोई क्रोमोसोम कम होना, तो इनकी वजह से प्रॉब्लम्स। बेटे ये सारी चेंजेस जो है इनकी वजह से जो वेरिएशन आती है वो वेरिएशन ज्यादा कॉमन नहीं है, रेयर होती है, और वो एवरेज वैल्यू ऑफ द ट्रेट से भी इंटरमीडिएट्स के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरह से आपने अंडरस्टैंड यहां तक बेटे किया कि वेरिएशन है क्या, वेरिएशन occurrence of differences among the members of a species and even among the offsprings of same parents, ये वेरिएशंस है। मैंने वेरिएशंस जो है ये रॉ मटेरियल है, फ्यूल है फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और उसके बाद मैंने ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स अफेक्टेड, वेरिएशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज सोमेटिक वेरिएशन, सेकंड इज जर्मिनल वेरिएशन। फिर हमने जर्मिनल वेरिएशंस को बताया कि ये गैमेट सेल्स में यानी जर्मिनल सेल्स में आती हैं, लेकिन ऐसी वेरिएशंस इनहेरिटेबल होती हैं और इमॉर्टल होती है, और यही वेरिएशंस दो तरह की हो सकती हैं, या कंटिन्यूअस वेरिएशंस या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। लेकिन ओवरऑल अगर इवोल्यूशन के प्रोसेस में बात करें बेटे तो जर्मिनल वेरिएशन इवोल्यूशन के प्रोसेस में हेल्पफुल है, ये वाली वेरिएशन इवोल्यूशन के प्रोसेस में हेल्पफुल, बिकॉज ये वाली वेरिएशन सोमैटिक वेरिएशंस डाई विद द डेथ ऑफ इंडिविजुअल हैविंग देम। लास्ट पे बेटे इस वेरिएशन जो है क्या इनकी कोई इंपॉर्टेंस है, क्या इनका कोई रोल है, इंपॉर्टेंस इनका कोई है, रोल इनका कोई है। देखिए बेटे ऐसे जो इंडिविजुअल मैंने यहां पे आपको समझाया कि उसकी टैनिंग ऑफ स्किन हुई, क्या उस वेरिएशन ने उस इंडिविजुअल को अडॉप्ट किया ना टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। वो पहली सिग्निफिकेंस क्या, वेरिएशंस variation leads to adaptability, that's understood, adaptability of organisms to the changing environment। okay, दूसरी बात बेटे आप मुझे बताइए जो वेरिएशन होती है इन वेरिएशंस को कभी कभार हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग बेटर प्लांट्स इन प्लांट ब्रीडिंग और फॉर प्रोड्यूसिंग बेटर एनिमल्स इन एनिमल ब्रीडिंग। मिसाल के तौर पे आपने कहीं पे देखा कि कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई काउ है, इसके पास पोटेंशियल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर मिल्क है, ओके, आप इसको ब्रीड करते हैं किसी बुल के साथ जिसके पास कम न्यूट्रिशन पे ज्यादा ग्रोथ है, वो दैट मींस दोनों को क्रॉस करते हैं। आपने दो में क्या देखा था, वेरिएशन, तो आप वेरिएशंस को यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, बेटर प्लांट्स बनाने के लिए और बेटर एनिमल्स बनाने के लिए। मिसाल आपने दो प्लांट्स को देखा, एक राइस ऐसा है जिसका ग्रेन्स का नंबर जो है वो ज्यादा है, और दूसरा राइस ऐसा है जिसके पास वाटर रेजिस्टेंस, वाटर सिट्रस के लिहाज से रेजिस्टेंस है, तो आप दोनों का क्रॉस करते हैं। आपने दो राइस में क्या देखी थी, वेरिएशन। इस वेरिएशन को आपने कलेक्ट करके यानी इन दो प्लांट्स को कलेक्ट करके बेटे क्रॉस किया और आपने नया राइस बनाया जिसमें वाटर सिट्रस टॉलरेंस भी है, यानी वाटर सिट्रस अगर हो जाए उसके तो वो वहां टॉलरेट करता है और प्लस यील्ड भी अच्छा है। तो पॉइंट याद रखिए कि हम वेरिएशंस को, शाबाश, वेरिएशंस are used, shabash, used to create better plants and animals। हमारी टेक्स्ट में एक पॉइंट लिखा है कि साहिवाल एक ब्रीड है इंडियन काऊ का इन पंजाब, हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड है, और इसको प्रोड्यूस कैसे किया गया, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द काउस, यानी कुछ काउस को सिलेक्ट किया गया, फिर उनको कंटिन्यूअसली रेयर किया गया, यानी जिसको डोमेस्टिकेशन हम कहते हैं, वो सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन की वजह से हमने वेरिएशन को सिलेक्ट किया, ये मिल्क ज्यादा देती है, फिर उसको रेयर किया, फिर उसमें से सिलेक्ट किया अच्छी वाली, फिर उसमें से सिलेक्ट किया अच्छी वाली, फिर उनको रेयर किया, फिर उसमें से अच्छी वाली, और इस तरह से एक नया ब्रीड डेवलप हुआ, दैट इज साहिवाल। तो एक पॉइंट और, जब हम बात करते हैं वेरिएशन जो है, वेरिएशन की वजह से जब वेरिएशन आती है ना इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज में, तो वो नई वैरायटी बनाती हैं, और साइंस के लिहाज से जब वेरिएशन और आएगी और
उसकी वजह से नई स्पीशीज बनती हैं, जिसको हम स्पीसिएशन भी कहते हैं या इवोल्यूशन भी हम कह सकते हैं। वो दैट मीन्स जो वेरिएशन है इट लीड्स टू वेरिएशंस लीड टू एवोल्यूशन, ओके, एवोल्यूशन। ये है मुझे यहाँ तक सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड किया व्हाट इज वेरिएशन, और पहले हमने जेनेटिक्स को समझा। जेनेटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। फिर मैंने हेरिडिटी के बारे में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए, और अब वेरिएशन के बारे में हमने बात की। और इस तरह से ये पहला लेक्चर जेनेटिक्स का कंप्लीट हुआ। होप आपने सारे लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।